नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी एनर्जी क्रांति जो भारत के 70 साल पुराने सपने को हकीकत में बदलने वाली है। हाल ही में भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आखिर ये फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे ये भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकती है। आज की हमारी चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले उस ऐतिहासिक कामयाबी को जानेंगे जो हाल ही में मिली है। फिर दशकों पहले बने उस दूरदर्शी प्लान को समझेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि ये नई तकनीक इतनी खास क्यों है, इसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं और आखिर में नजर डालेंगे कि भारत का परमाणु भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक परमाणु मील का पत्थर। ये कहानी है कल्पक्कम में मिली उस बड़ी कामयाबी की जिसने भारत को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। देखिए, इस सफलता का मतलब सिर्फ एक नया रिएक्टर चालू होना नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि भारत ने अपनी लंबी परमाणु रणनीति के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी दूसरे दौर में कदम रख दिया है। ये एक नए परमाणु युग की शुरुआत है। अच्छा, एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, क्रिटिकलिटी हासिल हो गई। तो भाई ये क्रिटिकलिटी आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो स्विच ऑन मोमेंट है जब रिएक्टर के अंदर एक कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बस इसी पल से वो रिएक्टर सिर्फ एक मशीन का ढांचा नहीं रहता, बल्कि एक जीता जागता पावर हाउस बन जाता है जो एनर्जी पैदा करना शुरू कर देता है। और ये कमाल किया है हमारे अपने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने। तमिलनाडु के कल्पक्कम में बना ये 500 मेगावाट का पावर हाउस पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। और जानते हैं, इस एक कदम ने भारत को दुनिया के एक बहुत ही एलीट क्लब में पहुंचा दिया है जिसमें अब तक सिर्फ रूस ही था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी और दशकों पुरानी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब समझते हैं डॉक्टर होमी भाभा के उस शानदार 3 चरण वाले विजन को, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट है। इस पूरे प्लान के केंद्र में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR। ये कोई मामूली रिएक्टर नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो बिजली तो बनाती ही है, पर साथ ही जितना फ्यूल इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा फ्यूल बना भी देती है। कमाल है ना? इसीलिए तो इसे ब्रीडर कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लान 3 स्टेज का एक शानदार चक्र है। देखिए, पहला स्टेज जो हम सालों से करते आ रहे हैं, उसमें हम नेचुरल यूरेनियम से बिजली और साथ में प्लूटोनियम बनाते हैं। अब आता है दूसरा स्टेज जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है, और ये ही असली कड़ी है। इसमें पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके और ज्यादा बिजली बनती है, पर सबसे जरूरी काम जो होता है वो है भारत के विशाल थोरियम भंडार को भविष्य के फ्यूल यानी यूरेनियम 233 में बदलना। और बस इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, जहां हम इसी यूरेनियम 233 और अपने थोरियम के दम पर सदियों तक के लिए एनर्जी हासिल कर पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दूसरा स्टेज और ये FBR भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? आइए जरा इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, दुनिया का लगभग 1/4 यानी 25% थोरियम सिर्फ भारत के पास है। ये एक बहुत बड़ा खजाना है, पर हम इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। FBR ही वो चाबी है जो हमारे लिए थोरियम के इस खजाने का ताला खोलेगी। दूसरी वजह है इसकी जबरदस्त एफिशिएंसी। देखिए, भारत के पास यूरेनियम बहुत ज्यादा नहीं है। FBR टेक्नोलॉजी उसी 1 किलो यूरेनियम से 60 गुना ज्यादा एनर्जी निकाल सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपकी कार 1 लीटर पेट्रोल में दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंच जाए। और बात सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट गोल्स से भी सीधे सीधे जुड़ा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य रखा है, उसे पाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक बिल्कुल साफ और भरोसेमंद जरिया है। तो अगर हम सार देखें तो FBR भारत के लिए एक असली गेम चेंजर है। ये यूरेनियम की कमी की हमारी चिंता दूर करता है, थोरियम का खजाना खोलता है और हमें 2400 घंटे साफ सुथरी बिजली देता है, जो हमारे 2070 के नेट जीरो टारगेट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए अब उन चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं जो हमारे सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इन रिएक्टर्स को ठंडा रखने वाला पदार्थ, लिक्विड सोडियम। ये गर्मी को सोखने में तो माहिर है, पर यह बेहद खतरनाक भी है।
अगर ये जरा सा भी हवा या पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो इसमें आग लग सकती है या धमाका भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और चुनौतियाँ सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में हमें 1 दशक से भी ज़्यादा की देरी हुई। ये रिएक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। फिर प्लूटोनियम जैसे सेंसिटिव मटेरियल की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तो और कुछ ज़रूरी पार्ट्स के लिए हम आज भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हालांकि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत के इरादे बहुत बुलंद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के न्यूक्लियर एक्सपेंशन का रोड मैप क्या कहता है। और लक्ष्य बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं। 2032 तक हमें अपनी मौजूदा क्षमता को लगभग 3 गुना करना है। 2033 तक नए और आधुनिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs को ऑपरेशन में लाना है। और देश की आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक 100 गीगावाट का विशाल लक्ष्य हासिल करना है। अंदाज़ा लगाइए, ये हमारी आज की कुल बिजली क्षमता का लगभग 1/4 होगा। इस बड़े सपने को सच करने के लिए सरकार 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को जोड़ने के लिए नए कानून लाए जा रहे हैं, इसे ग्रीन एनर्जी का दर्जा देकर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश है और तेजी से निर्माण के लिए रेडीमेड न्यूक्लियर पार्क बनाने का भी प्लान है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भारत का ये कदम एक दूरदर्शी एनर्जी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये एक बहुत ज़्यादा जोखिम भरा दाव है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत साहसी कदम उठा लिया है।